हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री लैब स्टोरी का पार्ट 2 लेकर। दोस्तों, ये स्टोरी लिखी है रिहाना परवीन जी ने। इससे पहले पार्ट 1 मेरे चैनल पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप जल्दी से पहला पार्ट सुन लो, क्योंकि उसके बिना आपको उस पार्ट में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी पर मुझे अपनी घटना ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द आपकी घटना सुनाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने स्टोरी को छोड़ा था। इधर सौम्या बहुत ज़्यादा चिंतित थी। हॉस्टल के कमरे में अकेले रहती थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा एहसास होता था जैसे उस कमरे में कोई और भी है, लेकिन उसे कभी भी कोई दिखाई नहीं देता था। अगले दिन गुरुजी अलीशा के पास गए और अलीशा के माथे पर अपना अंगूठा रखकर दबाया और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप करा, जिससे उनके सामने अलीशा के पिछले कुछ दिनों की जिंदगी दिखाई दी। लेकिन थोड़ी ही देर में गुरुजी को एक करंट जैसा झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गए। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन गुरुजी के चेहरे पर अब चिंता के भाव थे। गुरुजी ने आकाश से कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे आज रात पूजा करनी है, तभी मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आज जो कोई भी इसके अंदर है वो कोई मामूली आत्मा नहीं है। ये एक प्रतिशोधी आत्मा है जिसके अंदर सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। आकाश उन्हें उसी समय अपने घर ले जाता है और वहाँ से वापस लौट आता है, क्योंकि रात को अस्पताल में उसकी ड्यूटी लगती है। आकाश पूरी रात अलीशा के वार्ड में ही था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अलीशा ठीक हो जाए। अगले दिन जब गुरुजी आए तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उनके आते ही अलीशा के पिता उनके पास भाग कर गए और उनसे पूछा, गुरुजी क्या हुआ अलीशा को? हमारी बच्ची कब ठीक होगी? यह अलीशा के साथ अचानक ही नहीं हुआ है, यह सब उसके साथ बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन शायद हॉस्टल में रहने की वजह से उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ने कहा, क्या क्या हो रहा था मेरी बेटी के साथ? अलीशा की माँ ने पूछा। उस आत्मा का कब्जा। ऐसा सुनते ही अलीशा के माँ बाप हैरान हो गए, क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ एक शक था जो पूरी तरीके से बदल चुका था यकीन में। वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, वो एक प्रतिशोधी आत्मा है जो कई साल से बदला लेना चाहती है और उसे एक बस शरीर की ज़रूरत थी। और वो इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि कल रात मैंने पूजा करके उस आत्मा के बारे में जानना चाहा, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बार बार कोई शक्ति मुझे उसके पास जाने से रोक रही थी। गुरुजी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, तो हम क्या करें गुरुजी? जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बताया कि वो कौन सी केमिस्ट्री लैब में बेहोश पड़ी मिली थी, और ये सब उसी केमिस्ट्री लैब की वजह से हुआ है, इसीलिए हमें उस लैब में जाकर एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी, उस कॉलेज में जाना इतना आसान नहीं है। मैं अलीशा के दोस्त के साथ गया था, लेकिन उसके प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो हमें वहाँ पर दोबारा जाने की इजाज़त देंगे। वो तो हमने चपरासी को पैसे देकर उसे अपनी तरफ कर लिया था। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बेटा, लेकिन मुझे यह जानना है कि यदि केमिस्ट्री लैब हमेशा बंद रहती थी तो आखिर अलीशा को वो खुली कैसे मिली? यह किसी कॉलेज के ही व्यक्ति का काम हो सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है? यदि हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल को ऐसा कहकर डराएं तो वह अवश्य उस लैब के बारे में सारी जानकारी देगा और हमें अंदर भी जाने देगा। ठीक है गुरुजी, एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जब डॉक्टर को अलीशा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने हैदराबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में उसे रेफ़र कर दिया। इस वजह से अलीशा के पिताजी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि कॉलेज यहीं था और गुरुजी ने उन्हें उस कॉलेज में जाने के लिए कहा था। जब वार्ड बॉय आकाश को इस बात का पता चला तो उसने डॉक्टर से कहकर एक दिन और इसी अस्पताल में रहने के लिए अनुमति ले ली। गुरुजी और आकाश उसी दिन अलीशा के कॉलेज पहुंचे और वहां प्रिंसिपल से मिले। इस बार भी वही बहस हुई कि यह सब हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश है। बदनाम करने की कोशिश नहीं, आप बदनाम हो गए हो, क्योंकि अलीशा उस लैब में बेहोश पड़ी मिली थी। इस बात के तीन गवाह हैं, और वो केमिस्ट्री लैब हमेशा बंद रहती थी, इस बात का गवाह पूरा कॉलेज है। आकाश ने धमकाते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा। इस बात पर प्रिंसिपल लैब में जाने से मना नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी कॉलेज के समय में आपको मैं वहीं ले जा सकता, क्योंकि सभी लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे।
कॉलेज बंद होने के बाद मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा। ठीक है, हम यहीं इंतज़ार करते हैं, गुरुजी ने कहा। थोड़ी ही देर में कॉलेज भी ख़त्म हो गया और प्रिंसिपल आकाश और गुरुजी अलीशा के पिताजी को लेकर केमिस्ट्री लैब में गए, जो न जाने कब से बंद पड़ी हुई थी। आकाश ने इस केमिस्ट्री लैब के बंद होने के कारण भी पूछा। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बस इतना ही जवाब दिया, केमिस्ट्री लैब के लिए थोड़ी और बड़ी जगह चाहिए थी, इसीलिए हमने इस केमिस्ट्री लैब को बंद करके दूसरी लैब बना ली। केमिस्ट्री लैब के बाहर ताला लगा हुआ, जिसे कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही खोला। अंदर जाकर देखा तो लैब वही पुरानी खंडर की तरह लग रही थी, जहाँ पर लैब का सारा सामान मौजूद था। आपने दूसरी लैब बनवाई, लेकिन यहाँ का सामान दूसरी लैब में शिफ्ट क्यों नहीं किया? आकाश ने संदेह भरी नज़रों से प्रिंसिपल से पूछा। इस बारे में वो कुछ नहीं कह सका। मुझे इस कॉलेज में प्रिंसिपल बने सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, और जब से मैं आया हूँ मैंने नई वाली लैब ही देखी है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे इस कॉलेज के मैनेजर ने यही कहा था कि इस लैब में किसी को जाने मत देना। गुरुजी ने वहाँ के उपकरण उठाकर देखे, तभी उनकी नज़र एक ड्रॉल पर गई, जो अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। उन्हें लगा कि कोई चूहा होगा उसके अंदर, लेकिन जब वहाँ पर वो पास गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। गुरुजी ने वहीं एक कोने में बैठकर अपने सामने एक नींबू रखा और एक मोमबत्ती जला दी। गुरुजी अब मन ही मन किसी मंत्र का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में अचानक वो नींबू लाल रंग में बदलता गया और फिर धीरे धीरे उस नींबू में से खून टपकने लगा और मोमबत्ती की लो अपने आप ही बड़ी और ऊंची होती गई। ये सब देखकर वो तीनों हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो नींबू अपने आप फट गया और मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। अब गुरुजी ने भी अपनी आंखें खोल ली और उस लैब की चारों तरफ देखा और वहां से बाहर आ गए। क्या हुआ गुरुजी, कुछ पता चला? अलीशा के पिता ने पूछा। अलीशा की दोस्त सौम्या ने बताया था कि वो उस लैब में आना चाहती थी। जब अलीशा इस लैब में आई तो वो यहाँ से कोई चीज़ उठा कर ले गई, जो कि उस आत्मा से संबंधित थी। वो क्या था ये तो अलीशा ही बता सकती है, लेकिन अलीशा की हालत ऐसी नहीं है कि वो बता सके, इसीलिए हमें ही ढूंढना होगा, गुरुजी ने कहा। लेकिन अब हम ढूंढे कहाँ? उसके हॉस्टल के रूम में, वहाँ उसका सारा सामान होगा, अलीशा के पिता ने कहा। अलीशा के पिताजी ने सौम्या को फ़ोन करके सारी बात बताई। सौम्या ये सब सुनकर बहुत डर गई कि इस कमरे में ज़रूर कोई उस लैब की चीज़ है, जिसकी वजह से ये दहशत हो रही है। उसने जल्दी से अपनी कॉपी किताबें बंद करी और अलीशा का सामान इधर उधर करने लगी। तभी उसके हाथ में एक डायरी लगी, जो कि काफ़ी हद तक जली हुई थी। उसके ऊपर साक्षी नाम लिखा हुआ दिख रहा था। जब उसने उसको खोला तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस दिखाई दी और बाकी के पन्ने आधे जले हुए और कुछ कोरे थे। अब सौम्या को समझते हुए देर न लगी कि अलीशा कोई और दूसरी चीज़ नहीं बल्कि ये डायरी वहाँ से उठा कर लाई है। लेकिन ये डायरी आखिर थी किसकी? सौम्या को वह डायरी मिल जाती है जो अलीशा उस केमिस्ट्री लैब से लाई थी। थोड़ी देर में अलीशा के पिता आकाश और गुरुजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हॉस्टल की वार्डन उन्हें अलीशा के कमरे तक लेकर जाती है। उन्हें कमरे में जाते ही सौम्या एकदम उन्हें वो डायरी देती है और कहती है, ये लीजिए, मुझे उसके सामान से डायरी मिली है और मुझे लगता है यही वहाँ की डायरी है। गुरुजी उस डायरी को सौम्या के हाथ से ले लेते हैं और उसे खोल कर देखते हैं। डायरी को छूते ही उन्हें एक अलग सा एहसास होता है और वो उस डायरी को अपने हाथ में पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है कि एक केमिस्ट्री लैब है और उसमें आग लगी हुई है और एक झटके के साथ गुरुजी अपनी आंखें खोल लेते हैं। उस केमिस्ट्री लैब में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। जल्दी चलो, अलीशा की जान खतरे में है, गुरुजी घबराते हुए बोले और वहाँ से चल दिए। सौम्या भी उनके पीछे पीछे चल दी। हॉस्टल वार्डन ने सौम्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी ना सुनी। दूसरी ओर अलीशा को उस हॉस्पिटल से निकालना था, क्योंकि डॉक्टर ने उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दिए थे। रात के लगभग 9 बज गए थे और ये सभी लोग ऑटो से हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। तभी आकाश ने गुरुजी से कहा, एक काम करते हैं, किसी अस्पताल में तो आप अपनी क्रिया कर नहीं पाएंगे, इसीलिए अलीशा को मेरे घर ले चलते हैं, मेरा घर पास में ही है। गुरुजी ने फौरन हामी भर दी, लेकिन अलीशा के पिता असहज थे।
लेकिन बेटा, जो मशीनें मेरी लड़की के लिए ज़रूरी है वो तुम्हारे घर में कैसे मिलेंगी? आप उनकी चिंता ना करिए, बस आप एक दिन की मशीनों का किराया दे दीजिए, मैं अस्पताल वालों से बात कर लूँगा। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? आप निश्चिंत रहें, मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और अलीशा को एम्बुलेंस में लेकर आकाश के घर पहुंचाया जाता है। उसकी माँ बहुत घबरा रही थी। उनके मन में अजीबोगरीब सवाल थे कि क्या मेरी बेटी का इस तरह झाड़ फूँक करवाना सही रहेगा? क्या सच में मेरी बेटी पर कोई आत्मा है भी, या फिर ये सब सिर्फ एक ढोंग है? लेकिन जो हालत दिखाई दे रही थी उसमें वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि डॉक्टर्स तो बीमारी का पता लगा नहीं पा रहे थे। और अलीशा की इतनी अजीबोगरीब हरकतें देखकर उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। आकाश अपने बेडरूम में अलीशा को लेके गया और वहाँ सारी मशीनें लगा दी। सौम्या सारी बातें मानव को फ़ोन पर बता देती है, तो वह भी आकाश के घर पहुँच जाता है। इस बात पर अलीशा के पिता थोड़ा नाराज़ भी हुए कि यहाँ इतने सारे लोगों का क्या काम है, लेकिन वो अलीशा के दोस्त थे, उसे बुरे वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकते थे। आकाश के रूम में गुरुजी ने एक सितारे की आकृति बनाई और उस आकृति के बाहर बैठ गए और उस कमरे के चारों ओर एक रेखा खींच दी ताकि वो आत्मा इस रेखा को पार ना कर सके। उस कमरे में केवल आकाश और गुरुजी ही रुके थे। बाकी लोग दरवाजे के बाहर से ही अंदर का नज़ारा देख रहे थे। एक ऐसा नज़ारा जो उन्हें अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अलीशा के माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी को इस हालात से गुजरना पड़ेगा। गुरुजी ने आकाश से कहा, जब मैं कहूँ तो उसके शरीर से सारी मशीनें निकालकर इसे इस सितारे की आकृति के अंदर रख देना। यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ से यह आत्मा अलीशा को कहीं नहीं ले जा पाएगी। और आखिर में आत्मा चाहती क्या है, हमें उससे बात पूछनी है, क्योंकि वह आत्मा अलीशा के शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। जब अलीशा का शरीर बिल्कुल खोखला हो जाएगा तो वो इस शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में वास कर लेगी। अलीशा का शरीर अंदर से खोखला होने की वजह से अलीशा की आत्मा पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई है। उसके अंदर इस आत्मा से लड़ने की ताकत नहीं है और इसी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतनी बात कहकर गुरुजी अपनी क्रियाओं में लग गए। गुरुजी के कहने पर आकाश अलीशा के सिरहाने खड़ा रहा और गुरुजी के बताए हुए मंत्रों का जाप करने लगा। दूसरी ओर गुरुजी भी कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। थोड़ी देर में गुरुजी ने एक उंगली से आकाश को इशारा किया और आकाश अलीशा को उठाकर उस सितारे जैसे आकृति के बिल्कुल बीच में ले आया, जहाँ एक तरफ अलीशा बिना मशीन उसकी सांस तक नहीं चल पा रही थी, वहीं अलीशा बिना सहारे उस सितारे जैसी आकृति के बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई थी। ये नज़ारा देखकर उसके माता पिता खुश थे कि शायद हमारी बेटी अब ठीक हो जाएगी। लेकिन उस समय वहाँ पे जो मौजूद थी वो अलीशा नहीं बल्कि कोई और थी। गुरुजी ने अपने सामने रखे गंगा जल की कुछ बूंदें अलीशा के मुंह पर फेंकी, जिससे अलीशा तिलमिला गई, मानो किसी ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया हो। अब अलीशा के मुंह से किसी दूसरी लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर अलीशा के माता पिता घबरा गए, लेकिन गुरुजी जानते थे कि अलीशा के अंदर कोई और ही है। गुरुजी ने उससे पूछा, बता कौन है तू और किसके शरीर में कर क्या रही है? अलीशा बस हंसे जा रही थी। जब गुरुजी ने अलीशा पर अभिमंत्रित विभूति फेंकी तो उसकी जोरदार चीख निकली, नहीं छोड़ूंगी इसका शरीर, मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी जब तक अपना काम पूरा ना कर लूं। कैसा काम? अपने कातिलों को वहीं पहुंचाऊंगी जहां आज मैं हूं, नहीं छोड़ूंगी किसी को। अलीशा के मुंह से किसी दूसरी लड़की की आवाज़ सुनकर और इस तरह की बातें सुनकर अलीशा की माँ अंदर आ गई। उसको अंदर जाता देख सौम्या अलीशा की माँ को रोकने के लिए पीछे अंदर आ गई और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। उनके अंदर आते ही गुरुजी की क्रिया भंग हो गई और उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई, लेकिन अलीशा के अंदर की आत्मा और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। अब अलीशा उठ खड़ी हुई और दीवार के ऊपर चढ़ने लगी। अपनी बेटी का यह हाल देखकर अलीशा की माँ से रहा नहीं जा रहा था। वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मानस सौम्या को आवाज़ दे रहा था कि सौम्या बाहर आ जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों सौम्या एक अलग ही हिप्नोटाइज हो गई थी। सौम्या भी अपनी सहेली की हालत देखकर बहुत रोई जा रही थी। एक दिन, बस एक दिन और फिर मैं ये शरीर छोड़ दूंगी, दीवार पर चढ़ी हुई अलीशा के अंदर से वो आत्मा बोली। एक दिन में ऐसा क्या है? गुरुजी ने पूछा। बताया ना, अपने कातिलों से बदला लूंगी। एक दिन बाद वो आ रहा है,
सबको मार दूंगी मैं। कौन है तेरा कातिल? क्यों मारा तुझे? मैं तुझे बता दूं और तू उन्हें बचा ले? इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। इतना कहकर उस आत्मा ने कमरे में रखी सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से वहाँ मौजूद सौम्य, आकाश और गुरुजी को काफ़ी चोट लगी और वो उस क्रिया को संपन्न नहीं कर पाए। क्रिया भंग हो जाने के कारण अलीशा वहीं बेहोश हो गई। उसे फिर से लंबी लंबी सांसें आने लगी। यह सब देखकर अलीशा के माता पिता और मानव अंदर आ गए और उन्होंने उसे बेड पर लिटा के उसके शरीर में सारी मशीनें लगाईं। मालव ने और अलीशा के पिता ने आकाश, सौम्या, गुरुजी की ड्रेसिंग करी और उन्हें दूसरे कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। सारी रात चिंता में ही निकल गई। अगले दिन सुबह गुरुजी ने आकाश का एक पता बताया और उसे तुरंत जाने के लिए कहा। तभी अलीशा के पिता वहाँ आए और उन्होंने उससे पूछा, गुरुजी क्या हुआ? आप आकाश को इस समय कहाँ भेज रहे हो? मेरी बेटी कब तक ठीक होगी? मैंने आकाश को गुरुओं के गुरु के पास भेजा है, क्योंकि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। मैं इसमें अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब आपका? मेरी बेटी का क्या होगा? उसके पिता रोते हुए बोले। तुम चिंता मत करो, रामनाथ जी ऐसे वैसे कोई संत नहीं है। उन्हें बुरी शक्तियों को काबू करने में बहुत अच्छे से आता है। जैसे इस लड़की के अंदर आत्मा है, उसे वो आराम से काबू कर लेंगे। मुझे लगा था कि शायद ज़्यादा बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन कल रात जिस तरह से मैंने उसे देखा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं हो सकती। मैंने तो पहले ही बताया था कि वह प्रतिशोधी आत्मा है और एक प्रतिशोधी आत्मा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। गुरुजी ने अलीशा के पिता को समझाते हुए कहा। आकाश बिना देरी किए हुए रायगढ़ के लिए उसी समय निकल जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए आकाश तुरंत ही निकल चुका था। चेन्नई से रायपुर जाने के लिए लगभग 27 से 28 घंटे लगते हैं। दूसरी ओर अलीशा के माता पिता उसे देखने के लिए कमरे में जाते हैं, तो वहाँ अलीशा को ना पाता देख दोनों बदहवास हो जाते हैं, क्योंकि सारी मशीनें और कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सौम्य और मानव भी वहीं थे। अलीशा के माँ बाप उन दोनों से ही पूछते हैं, लेकिन उन्हें अलीशा का कुछ भी नहीं पता था। वे लोग आकाश के घर के आसपास पता करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लगभग शाम हो जाती है और तब वे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। अलीशा के माँ बाप सौम्या और मानव को उनके हॉस्टल जाने के लिए कह देते हैं। बेटा, हमारे साथ तुम भी परेशान हो रहे हो, तुम लोग चले जाओ। जैसे ही अलीशा मिलेगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। अगले दिन कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने थे, इसलिए सौम्या और मानव अपनी क्लास अटेंड करते हैं। जैसे ही सौम्या क्लास के अंदर प्रवेश करती है, वह अलीशा को उसकी सीट पर देखकर हैरान हो जाती है। अलीशा एकदम ठीक ठाक नॉर्मल होकर क्लास में बैठी थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि तभी क्लास में टीचर आ जाती है और वो उससे कुछ बोल नहीं पाती। क्लास टीचर अलीशा को ठीक ठाक पाकर मुस्कुरा देती है। सौम्या के मन में कई तरह के सवाल थे। अलीशा की माँ बाप ने एक बार भी क्यों नहीं बताया कि अलीशा मिल चुकी है? इतनी जल्दी अलीशा नॉर्मल कैसे हो गई? कल तक तो ये खुद से बैठ भी नहीं पा रही थी। इस सब सोच के बीच में उसे अचानक किसी ने आवाज़ लगाई। कहाँ ध्यान है तेरा? सौम्या के पास बैठी उसकी क्लासमेट रुचि बोली। नहीं, कहीं नहीं, बेपरवाह होकर सौम्या बोली। ठीक है, तो जल्दी जा, असाइनमेंट जमा करवा दे, रुचि बोली। सौम्या टीचर के पास जाकर असाइनमेंट देकर जैसे ही अपनी सीट की तरफ आ बढ़ी और उसने अलीशा की तरफ देखना चाहा, तो अलीशा अपनी सीट पर थी ही नहीं। सौम्या एक बार फिर घबरा गई और सीधा भागकर स्टाफ रूम में गई और तभी वो मानव से टकरा गई। अरे, कहाँ भागी जा रही हो? इतना घबराई हुई क्यों? अलीशा क्लास में बैठी है, मुझे जल्दी से जाकर उसके पापा को फ़ोन करना चाहिए। मानव ये सुनकर सीधा क्लासरूम की तरफ भागा और सौम्या स्टाफ रूम की तरफ। लेकिन जैसे ही वह दूसरे मोड़ पर मुड़ी, उसके सामने अलीशा खड़ी थी और वो गुस्से से लाल थी। उसकी आंख में इतना गुस्सा था कि पूछो मत। मानो थोड़ी देर और देखेगी तो एक लाल फव्वारा उसकी आंखों से निकल जाएगा। सौम्या ये सब देखकर घबराने लगी और उसके कदम धीरे धीरे पीछे होने लगे। अलीशा उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगी। तभी सौम्या की टक्कर समीर से हुई। अरे सौम्या, क्या हुआ? समीर बोला। सौम्या पीछे पलटकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। क्या वो सब ठीक है ना? समीर ने पूछा। हाँ, मुझे स्टाफ रूम में कुछ काम है, सौम्या ने कहा। स्टाफ रूम में? अरे, सारे टीचर तो ऑडिटोरियम में है, चल जल्दी चल। समीर इतना कहते हुए सौम्या का हाथ पकड़कर ऑडिटोरियम की तरफ ले गया।
समीर और सौम्या दोनों एक साथ बैठे थे। सौम्या तब हैरान रह गई जब उसने अलीशा के सामने माइक देखा और अलीशा किसी के स्वागत में एक स्पीच दे रही थी। आज कॉलेज में कृष्ण अय्यर और उनके बेटे अमित कृष्ण अय्यर आए थे। कृष्ण अय्यर यहाँ के सबसे पुराने प्रोफेसर थे और अमित कृष्ण अय्यर यहाँ पढ़ चुके थे। इस कॉलेज को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में कृष्ण अय्यर का बहुत बड़ा हाथ था, या फिर यूं माने कि इस कॉलेज को इन्होंने ही बनाया था। कृष्ण अय्यर, उनके बेटे और स्कूल का कुछ स्टाफ आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक चीज से पूरा ऑडिटोरियम सहम गया। वो चीख अमित कृष्ण अय्यर की थी। अमित के सीने से खून निकल रहा था और अलीशा के दोनों हाथ खून से सने हुए थे। ये सब अचानक कैसे हो गया, कोई भी नहीं जानता। सारे माहौल में एक शोर होने लगा। आनन फानन में अमित को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। दूसरी ओर 3-4 लोगों ने अलीशा को जकड़ रखा था, लेकिन अलीशा को संभालना भारी हो रहा था। चंद पलों में ही अलीशा बेहोश हो गई। स्टाफ के लोग उसे हॉस्पिटल ले गए और पुलिस को फोन किया। सौम्या ने सोचा अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सौम्या जल्दी से स्टाफ रूम में जाकर अलीशा के माता पिता आज के कांड के बारे में बताती है। पूरे कॉलेज में सिर्फ यही बात थी, अरे अलीशा ने कैसे मार दिया बेचारे प्रोफेसर को, उसका इलाज चल रहा है, वो पागल खाने में थी इतने दिन से। कोई बोलता है वो अलीशा नहीं, उसके अंदर केमिस्ट्री लैब का भूत भी है। इन बातों को सुनकर मानव को गुस्सा आने लगा और उसने एक लड़के से हाथापाई भी कर ली, लेकिन लोग भी क्या कर सकते थे, जो उन्होंने देखा वो तो वही बोलेंगे। उधर आकाश की मुलाकात संत राजनाथ जी से हो चुकी थी। संत राजनाथ जी एक सिद्ध पुरुष थे। उनके पास दूर दूर से सन्यासी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आकाश जब उनके गुरुकुल में गया तो वहाँ उसने एक असीम शांति पाई। एक बड़ा सा मैदान, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में एक विशालकाय शिव की प्रतिमा। उन सब दृश्य से आकाश का मन मोह गया था। एक पल के लिए वो भूल चुका था कि यहाँ वो किस लिए आया है, लेकिन जैसे ही उसकी टक्कर एक संत से हुई वो होश में आ गया। उस संत ने आकाश को राजनाथ जी से मिलवाया। आकाश को देखते ही वो बोले, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम थोड़ी देर आराम करो, हम आज रात को ही चेन्नई के लिए निकलेंगे। संत राजनाथ जी के मुंह से बात सुनकर आकाश ने अजीब सा मुंह बनाया। यही सोच रहे हो ना बेटा कि संत राजनाथ जी को कैसे पता चला कि तुम उन्हें लेने आए हो? साथ वाले संत ने कहा, जी मैंने तो उन्हें अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था। बेटा तुम यूं ही इनके पास नहीं आए हो, ये तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। संत ने मुस्कुराकर कहा। इतना कहकर वह संत आकाश को 2-4 फलों से भरी छोटी सी टोकरी देकर वहां से चला गया। रात के लगभग 9:30 बजे करीब संत राजनाथ जी आए और आकाश को चलने के लिए कहा। रास्ते में आकाश और राजनाथ जी बिल्कुल चुपचाप आए थे। आकाश ने 2-4 बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बस मुस्कुराए जा रहे थे। आकाश उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। क्या सिद्ध पुरुष ऐसे ही होते हैं? इधर चेन्नई के उस कॉलेज में 2 दिनों का अवकाश हो चुका था, क्योंकि कृष्ण अमित अय्यर की हत्या कोई मामूली बात नहीं थी। अलीशा के माता पिता पर दुखों का पहाड़ गिर गया था। एक तो वैसे ही वो अपनी बेटी की हालत से परेशान थे और उस पर से इतना बड़ा कांड। अलीशा के माता पिता दुख में डूबे थे कि तभी उनके पास पुलिस का फोन आता है। इंस्पेक्टर कुमार हेयर, अलीशा मसीह के फादर बोल रहे हैं? जी, अलीशा के पिता डरते डरते बोले। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। आपकी बेटी ने मर्डर किया है, आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने फ़ोन काट दिया। अलीशा के पिता की चिंता और बढ़ गई। वे तुरंत अलीशा की मां को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सब इंस्पेक्टर उनसे मिले और उन्हें सारी घटना बताई। सर एक बार मुझे मेरी बेटी के पास ले चलिए। कौन से हॉस्पिटल में हो? अलीशा के पिता रो रो कर कह रहे थे। ठीक है, पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, तभी आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्पेक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर बोला। लेकिन सर तो बहुत देर से बिजी हैं। अलीशा के पिता पूरी बात नहीं कह पाते कि अलीशा की माँ उनका हाथ पकड़कर उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। अलीशा के माता पिता बाहर बेंच पर ही इंतज़ार करते हैं। अब तक मानव भी स्टेशन आ चुका था। अलीशा के माता पिता इंस्पेक्टर के सामने बैठते हैं कि तभी इंस्पेक्टर के फ़ोन की घंटी बजती है। इंस्पेक्टर पिक करता है
और जो बात वह सुनते हैं उसे सुनते ही वो उठ खड़े होकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर कुमार माता पिता को दूसरी गाड़ी से ले जाने के लिए कहते हैं। अलीशा के माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कोई उन्हें कुछ बता क्यों नहीं रहा। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चलता है कि अलीशा को जिस वार्ड में एडमिट किया था वो वहां से भाग चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके कमरे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे और वो वार्ड 5वीं मंजिल पर था, इसीलिए खिड़की से बाहर जाना असंभव था। पुलिस ने उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी को खंगाला, जिनमें अलीशा कहीं पर भी नजर नहीं आई। देखिए, एक बार आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी बेटी हत्यारी नहीं है, उस पर किसी दूसरी आत्मा का साया है जो उससे ये सब करा रही है। अलीशा के पिता एक सुध बोले जा रहे थे, लेकिन वहां खड़े इंस्पेक्टर और सिपाही उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी समय वहां पर कृष्ण अय्यर पहुंच जाते हैं और वो इंस्पेक्टर पर भड़कने लगते हैं। आपकी निगरानी में वो लड़की कैसे भाग गई? उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। देखिए सर, शांत हो जाइए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कृष्ण अय्यर को पता चलता है कि यह आदमी और वह औरत उस लड़की के माता पिता हैं, तो वह उन पर तंज कसने आता है। ओह, तो यही शिक्षा दी है? कॉलेज में मर्डर करने के लिए भेजा जाता था अपनी लड़कियों को? अलीशा के माता पिता खून के घूंट पी पी कर रह जाते हैं। लेकिन जब प्रोफेसर कृष्ण अय्यर हद से ज़्यादा बोलने लगे तो अलीशा के पिता अपना आपा खो बैठे और कृष्ण अय्यर से भिड़ गए। जैसे तैसे करके उनको अलग कराया गया। अब अलीशा के पापा की मुश्किल बढ़ गई थी। एक तो अलीशा ने कत्ल किया और अब वो गायब है, और दूसरी ओर अलीशा के पिता पर कृष्ण अय्यर से झगड़े की कार्रवाई। शाम का समय हो चुका था। अलीशा के पिता पुलिस स्टेशन में बैठे थे और अलीशा की माता आकाश के घर। वहां आकाश के गुरुजी पूजा पाठ कर रहे थे ताकि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए, और आकाश को यहाँ आने में वक्त था। ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिन था। जब मानव को अलीशा के पिता के बारे में पता चला तो वह अपनी जान पहचान के किसी अंकल की मदद से उनकी जमानत कराता है। मानव बेटा, यह लोग मैं यकीन ही नहीं कर रहे कि मेरी बेटी पर किसी दूसरी आत्मा का वास है। ये सब मेरी बेटी ने नहीं किया। उस केमिस्ट्री लैब में ही मेरी बेटी को कुछ हुआ है। मुझे तो इन कॉलेज वालों पर केस कर देना चाहिए, लेकिन उल्टा ये लोग हमें फंसा रहे हैं। अलीशा के पिता बार बार एक ही बात बोल रहे थे। पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर खड़े कृष्ण अय्यर अलीशा के पिता के मुंह से यह बात सुनकर अचंभित रह गए। कृष्ण अय्यर ने अलीशा के पिता को रोककर पूरी बात जाननी चाहिए, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन मानव प्रोफेसर कृष्ण अय्यर के माथे पर पड़ी लकीरों को भाप गया। रात के लगभग 10 बज गए थे। अलीशा का कोई पता नहीं था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और प्रोफेसर कृष्ण अय्यर अपने घर में किचन में अपने लिए कप चाय बना रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। लेकिन जब वो पीछे पलटकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो वापस चाय को कप में करने के लिए आए तो उनके कमरे से सामान गिरने की आवाज़ें आने लगी। वो भागकर अपने कमरे में भाग गए। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन वहाँ एक चूहा तक नहीं था। प्रोफेसर कृष्ण अय्यर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और चाय के घूंट पीने लगे। अपनी चेयर पर बैठे उन्हें बस कुछ सेकंड ही हुए होंगे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी अचानक से उनके सामने उन्हें उनका मरा हुआ बेटा चीखता हुआ नजर आने लगा, जिससे वो हड़बड़ाकर उठ गए। कुछ देर यूं ही पता नहीं किन ख्यालों में खो गए थे वो कि तभी उनके सामने रखी बुक शेल्फ अपने आप हिलने लगती है और उसमें से किताबें गिरने लगती हैं। तभी उनमें से एक प्रोस्पेक्टस, जो कि इन्हीं के कॉलेज का था, वो नीचे गिरता है और उसके पेपर अपने आप पलटने लगते हैं। पेपर का पलटना उसी केमिस्ट्री लैब की फोटो के एक पेज पर जाकर रुक जाता है। घर में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगती है। प्रोफेसर कृष्ण अय्यर तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाते हैं। हेलो कुमार सर, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, कोई मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन सर क्या हुआ, कौन है, आप हमें बताइए। मैं नहीं जानता, लेकिन आप बस किसी को मेरे घर भेज दीजिए जल्दी से। डरते डरते प्रोफेसर कृष्ण अय्यर एक सांस में बोल रहा था। फ़ोन रखते ही कृष्ण अय्यर ने अपने घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए थे। वो अब समझ चुके थे कि जो उनके बेटे के साथ हुआ है वही उनके साथ भी होने वाला है। एक पल के लिए उनके सामने उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। लेकिन क्या थी वो पुरानी यादें? इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
इस कहानी के आखिरी भाग का, जो कि जल्द ही आपको मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिल जाएगा। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 600 लाइक्स के लिए। जल्दी से लाइक एम पूरा कीजिए और मैं अगला पार्ट ला दूंगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।